हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो फर्स्ट चैप्टर माने जाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड में आने की संभावना है या तो ऐसे सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन में आपको ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा जो बोर्ड के लिए वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव माना जा रहा है। तो इन सवालों को यदि आप देख लेते हैं तो आपको बोर्ड में आने वाले जो सवाल होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स इस चैप्टर का सभी के सभी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करूं। फर्स्ट जो सवाल है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ 5 कूलॉम। ये क्या है? तो यहां पे 5 कूलॉम है, आर केप्ट म्यूचुअली एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज, यानी 5 कूलॉम के दो बराबर और विपरीत आवेश को परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये बताना है। देखो एक आवेश यहां पर -5 कूलम, एक आवेश यहां पर हो जो +5 कूलम। हो गया ऐसा, यानी Q की जो वैल्यू है वो 5 कूलम। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2D होता है और 2D का जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर लगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दोगे तो इतना मीटर आ जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालनी है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये माइनस से प्लस के तरफ होता है, यानी दिशा पूछेगा तो माइनस से प्लस बताना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। और यहां पर पूछेगा इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो P बराबर Q इंटू 2D होता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, तो बोलना है सदिश राशि है ना? तो Q का वैल्यू 5 इंटू 2D का वैल्यू 5 10 टू दी पावर -2, ये होगा कूलॉम मीटर, यानी 25 गुने 10 पर पावर -2, ये हो गया कूलॉम मीटर। दैट मीन सॉल्व। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया, तो ये ऑप्शन करेक्ट आया। ठीक है, अब देखिए आगे। एन है इलेक्ट्रिक डाइपोल है, आर सिचुएटेड इन ए क्लोइड सरफेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम क्लोइड सरफेस विल बी। देखो एन विद्युत द्विध्रुव है, एक बंद सतह में स्थित है। बंद सतह से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा। तो सपोज कीजिए एन एक देखो बंद सतह है और इस बंद सतह में एक विद्युत द्विध्रुव लिया तो ये -Q + Q हुआ। दूसरा विद्युत द्विध्रुव लिया तो -Q + Q हुआ। ठीक है, बहुत सारा विद्युत द्विध्रुव है, एन विद्युत द्विध्रुव है। तो एक विद्युत द्विध्रुव की स्टोरी पहले समझ। एक विद्युत द्विध्रुव जो बना है -Q और +Q से बना है, यानी एक विद्युत द्विध्रुव की कुल आवेश शून्य है। तो कितना हो विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव रहेगा, उसका कुल आवेश शून्य होगा। तो इस स्थिति में अंदर में कुल आवेश शून्य है। तो मुझे क्या चाहिए? फ्लक्स चाहिए। तो गॉस थ्योरम में क्या आता है? Q इन बाई एप्सिलॉन। ये गॉस प्रमेय है। Q इन का वैल्यू पुट करेंगे 0 तो फ्लक्स हो जाएगा 0। इसलिए याद रखें कि किसी भी बंद सतह के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखें, या तो 2 रखें, या तो 5 रखें, या तो 10 रखें, 20 रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी जो कुल आवेश होगी अंदर में वो शून्य हो जाएगा, तो फ्लक्स भी शून्य हो जाएगा। हो गया है सर? आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है यूनिट ऑफ लिनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक है। ठीक है,
रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? ये देखो, एक लंबा सा तार है, इसको आवेशित किया गया Q आवेश से, इसका जो लंबाई है वो L है। तो प्रति इकाई लंबाई में जो आवेश होता है इसी को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो याद रखें कि रेखीय आवेश घनत्व मतलब आवेश बटे लंबाई होता है। तो आवेश का मात्रक इसका कूलॉम होगा और इसका मीटर होगा, यानी कूलॉम बाई मीटर होगा। तो इसका कूलॉम बाई मीटर, यानी ये ऑप्शन बी वाला। यदि बोलता है आपको कि बीमा निकालिए, तो यहां पर आवेश की बीमा 80 देते हैं, लेंथ की बीमा L देते हैं, ऊपर चले जाएंगे L पे पावर माइनस और 80 हो जाए। बीमा कहता तो ऐसे निकाल दे, लेकिन क्या बोला, मात्रक बोला है, तो मात्रक मैंने दे। नेक्स्ट, अब देखिए आगे, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा है। देखिए, किसी की भी बीमा निकालनी हो तो सबसे पहले आपको उसकी फॉर्मूला की आवश्यकता होती है। तो विद्युत क्षेत्र की बीमा की जो है से विद्युत क्षेत्र की बीमा निकालना हो तो सबसे पहले उसकी फॉर्मूला देखना, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो क्या आएगा यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे होता है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है। तो एफ की बीमा लगा दो तो एम एल टी पे पावर -2 बाई क्यू का बीमा आवेश की, चार्ज की 80 होता है। हो गया ऐसा। अब बारी बारी से, एम सिंगल है, एल सिंगल है, टी ऊपर भी है नीचे भी है, नीचे से ऊपर ले जाओ तो टी पे पावर -3, ये नीचे +1 है तो ऊपर जाएगा तो -1। तो एम एल टी पे पावर -3, देखो सबसे पहले एम होना चाहिए, एल होना चाहिए, तो एम एल चलिए ये ठीक है, टी पे पावर -3, ए पे पावर माइनस, यानी बी ऑप्शन। तो फॉर्मूला से आप निकाल सकते। आगे बढ़, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 8 नेगेटिव, ठीक है, 8 कूलम नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहां पे निकालना है आपको, 8 कूलम नेगेटिव चार्ज है, यानी चार्ज मान लो 8 कूलम, और इसमें कितना उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ये निकालो, यानी 8 कूलम नेगेटिव आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो Q का वैल्यू दे दिया, N का वैल्यू दे दिया। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE होता है। तो ये तो प्लस माइनस इसलिए लगाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो प्लस होता है, और जब प्रवेश करता है किसी वस्तु में तो उसकी आवेश माइनस होती है। तो ये बताता है। तो यहां पर हम N की बात करें तो N इज इक्वल टू Q बाई, तो Q का वैल्यू दे दो 8, E का वैल्यू दे दो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -9। हो गया, पॉइंट हटा दो 0, ठीक है। और यहां से अब कैंसिल आउट करोगे तो 16 पचे 80 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 5 इंटू 10 टू दी पावर 19। हो गया ऐसा, यानी कौन सा ऑप्शन मैच किया, तो ये ऑप्शन मैच किया। हो गया ऐसा। नेक्स्ट, अब देखिए, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, यानी विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V में संबंध है, ठीक है। अच्छा, तो इसकी जो संबंध होती है, एक होता है डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा R कॉस थीटा, या तो इसी को लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट डेल्टा R, ठीक है। तो हमें E का चाहिए,
तो E इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा आर, या तो E इज इक्वल टू माइनस DV बाई DR। मैंने ऐसा में चूज करना था। तो देखिए ये है क्या, DV बाई DR को बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। ठीक है, तो यहां पर माइनस DV बाई DR E का वैल्यू होता है। तो देखो ये ऑप्शन मैच किया, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट सवाल देखिए दे रखा है यहां पर, क्या है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम अ स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर इज, यानी स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है। सपोज कर लीजिए ये जो है से एक बंद सतह, इस बंद सतह के अंदर इकाई धन आवेश है, यानी +1 कूलम धन आवेश है। अब यहां से हम बात करेंगे तो क्यू इन, तो क्यू इन बराबर होगा +1 कूलम। अब इससे फ्लक्स निकालेंगे तो ये आएगा फाई इज इक्वल टू आएगा क्यू इन बाई एप्सिलॉन। क्यू इन का वैल्यू दे दो तो ये 1 आएगा बाई एप्सिलॉन, ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट -1 आ जाए। हो गया एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर चला जाएगा तो माइनस में पावर, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट, यानी ए ऑप्शन बी नंबर में करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ता है। देखिए नेक्स्ट सवाल है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज, हवा के लिए प्रावैधुत क्षमता होती है, यानी हवा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे तो ब्रेक डाउन के लिए कितना तक उसकी कैपेसिटी। देखिए उसके लिए डाइलेक्ट्रिक जो क्षमता है वो 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर है। देखिए होता क्या है, जैसे यहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर, ठीक है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर से तक ही हवा में उत्पन्न कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा कि देखिए जैसे हवा का मोलेकुल है, हवा का अणु है, हवा का कण है, तो उसमें क्या है, न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन जो है वो प्लस है, तो प्रोटॉन पर ये प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, जिस पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगे, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है घूम रहा है ऑर्बिट में, उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स विपरीत दिशा में लगेगा। तो इसको जब बढ़ाते जाओगे तो बल बढ़ते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन को उसके परमाणु से बाहर निकाल देगा। लेकिन कब निकालेगा, तो याद रहे जब उसकी वैल्यू, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर से जब ज्यादा हो जाए, यानी यहां तक रोक के रखेगा, यहां तक कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए इसका ये बोला गया हवा की के लिए प्रावैधुत क्षमता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट अब आता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण नीरज स्थिति में विद्युत क्षेत्र होता है। देखो एक यहां पर मैंने बनाया माइनस की, और एक ये बनाया मैंने प्लस की, ये विद्युत द्विध्रुव हो गया, इसका ये केंद्र है, ठीक है, इसकी टोटल जो लेंथ है वो 2d है, तो इधर d में बढ़ गया, और E हुआ निरक्ष जिसकी दूरी r है, निरक्ष बिंदु जिसकी दूरी r है। अब इसमें होता क्या है कि माइनस से प्लस के तरफ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होती है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के
विपरीत दिशा में होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होता है। जो फॉर्मूला की बात की जाए तो E इज इक्वल टू 1/4πε P बाई R² प्लस D² का होल टू दी पावर 3/2 होता है। या तो यहां पे यदि छोटा डाइपोल रहे तो R वेरी वेरी ग्रेटर देन D होता है, तो यहां पर E इज इक्वल टू 1/4πε0 P बाई R³ यानी इक्वेटोरियल पर यानी नीरज स्थिति में विद्युत क्षेत्र की वैल्यू 1/4πε0 P बाई R³ 1/4πε0 P बाई R³ ये है। और इसको ऐसे बोला जाता कि किसका समानुपाती है, तो बोलना है E वैरीज 1/R। याद रहे कि यदि कोई विद्युत द्विध्रुव है उससे विद्युत क्षेत्र निकालते हैं कहीं भी, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी या तो किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगी वो दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब आगे देखो। व्हेन ए बॉडी इज चार्ज्ड इट्स मास, जब एक वस्तु को आवेशित करते हैं तो इसका मास, इसका द्रव्यमान बढ़ता है यानी इंक्रीजेज, घटता है मतलब डिक्रीजेज, रिमेन सेम मतलब हमेशा समान, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ अथवा घट सकता है। तो सबसे पहले आवेशित होने की संभावना को समझिए, आवेशित की प्रोसेस। जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे, तो ये वस्तु धन आवेश से आवेशित हो जाए, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब इसका द्रव्यमान घट। दूसरा है कि यदि ये वस्तु है और इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन इन कर गया, तो ये जो वस्तु है वो ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो गया, तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन आके जुड़ा है तो इसका द्रव्यमान बढ़ गया। अब इसका द्रव्यमान बढ़ गया तो यहां पे क्या हो जाएगा, दो चीजें आई, धन आवेश से आवेशित होगा तो द्रव्यमान घटेगा, ऋण आवेश से आवेशित होगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा। तो दोनों तो आवेशित हो रहा है, ये तो कह नहीं रहा है, कहता यहां धन आवेश से आवेशित हो रहा है तो बोलते इसका द्रव्यमान घटता है, बोलते ऋण आवेश से आवेशित हो रहा है तो इसका द्रव्यमान बढ़ता है। लेकिन यहां बोल रहा है सिर्फ आवेशित करना है तो हमको जो मर्जी है कर दें, धन आवेश से भी कर सकते हैं, ऋण आवेश से आवेशित कर सकते हैं। पर्सनली तो बोला नहीं जा रहा, सिर्फ बोला जा रहा है आवेशित कर, तो हम किसी से भी आवेशित कर रहे हैं तो उसी तरह से मास का भी रिजल्ट होगा, बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा मैच, डी मैच। और एक चीज और ही बोल देते कि इस स्थिति में भी जो आकार है वो बढ़ेगा, इस स्थिति में भी आकार बढ़ेगा। तो बोलना है कि जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उस वस्तु का आकार हमेशा बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है, कभी घटता नहीं। आगे बढ़ते हैं। इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज, यानी बोल रहा है यदि एक विद्युत यानी एक द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर लगने वाला बल होता है। देखिए जैसे विद्युत क्षेत्र, इस विद्युत क्षेत्र में मैंने Q आवेश और इस प्लस Q आवेश को रख दिया, तो अभी जरा देखते हैं इस पर विद्युत बल इधर F लगेगा, इस पर विद्युत बल इधर F लगेगा, तो अभी जो नेट फोर्स होगी वो तो शून्य आएगा इस स्थिति, या तो पैरेलल रखिए या तो एंटी पैरेलल रखिए, इन दोनों केस में विद्युत बल शून्य आ रहा है। दूसरा स्थिति को अपना, ठीक है, जैसे ये विद्युत क्षेत्र E है,
और इस विद्युत क्षेत्र में कुछ कोण पर क्या किए हैं, एक विद्युत द्विध्रुव रखे, ठीक है, कुछ कोण पर। तो इधर बल लगेगा F और इधर भी बल लगेगा F, फिर तो विपरीत दिशा में ही बल लग रहा है। दोनों आवेश का परिमाण इक्वल है और सेम फील्ड में रखा हुआ है, तो इधर लगने वाला बल और इधर लगने वाला बल इक्वल होगा, तो परिणामी बल शून्य होगा। तो यहां पर बोल सकते हैं कि दोनों केसेस में विद्युत बल शून्य आ रहा है। तो विद्युत क्षेत्र यदि एक समान हो और उसमें आप विद्युत द्विध्रुव को रखते हो, तो हमेशा जो विद्युत बल होगी, परिणामी विद्युत बल, वो हमेशा शून्य होगा। यानी ऑलवेज जीरो, हमेशा शून्य। सही बात है, नेवर जीरो तो हो ही नहीं सकता, शून्य हो सकता है कोई नहीं, यानी हमेशा शून्य, यानी ऑलवेज जीरो। कब? जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तब। और यही कहता कि यह समान विद्युत क्षेत्र है, नॉन यूनिफॉर्म है, तब क्या हो? तो कभी भी शून्य नहीं होगा, याद रखें। एक समान क्षेत्र है, यूनिफॉर्म है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमेशा शून्य होगा, ऑलवेज जीरो होगा। और यदि जो है से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी यह समान है ना, चर विद्युत क्षेत्र है, तो शून्य कभी नहीं, यानी नेवर जीरो मार्क। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो, तो इस तरीके से यदि एक ऑब्जेक्टिव है तो उससे रिलेटेड दूसरा ऑब्जेक्टिव भी बना सकते। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब यहां पर बात आती है, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है, यानी द इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज इच। देखिए, दो विद्युत आवेश के बीच, यानी टू इलेक्ट्रिक चार्ज के बिटवीन जो फोर्स लगता है, उसकी जो है ना फोर्स निकालते हैं हम लोग, वो कूलॉम्स लॉ से निकालते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए ये विद्युत आवेश Q1 है और ये Q2 है, दोनों के बीच की दूरी सपोज कर लिया मैंने R है। अब देखो यहां पर क्या होगा, एक Q1 वाला Q2 पर बल लगाएगा, फोर्स लगाएगा, इधर Q2 वाला Q1 पर फोर्स लगाएगा, यानी F लगाएगा इधर। यानी दोनों पे विद्युत बल, दोनों पे इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होती है। यदि ये दोनों लाइक है तो रिपल्सन लग रहा है, यदि एक प्लस और एक माइनस हो जाता तो अट्रैक्शन होता। तो ये तो अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा, ये तो प्लस माइनस डिसाइड करेगा, लेकिन कितना फोर्स लगेगा इसके लिए कूलॉम जी ने रूल दिए। किसके लिए? बिंदु आवेश के लिए, है ना, फिक्स दूरी के लिए। जो फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहां पे 1/4πε0 वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यानी कौन दिए? कूलॉम जी ने दिए। यानी किस लॉ से निकालते हो? तो कूलॉम्स लॉ से निकालते, यानी कूलॉम के नियम से। हो गया। अब देखो, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डबल, देन द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, यानी दो बिंदु आवेश है, सपोज कर एक बिंदु आवेश Q1 हो गया और एक बिंदु आवेश Q2 हो गया। इसके बीच की दूरी तो R है, तो ये Q1 वाला इस पर बल लगाएगा, Q2 वाला इस पर बल लगाएगा। होगा ये। अब देखिए, तो यहां से F इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 बाई R होगा ऐसा। अब देखो, दोनों की बीच की दूरी को डबल कर दी जाए, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी को मैंने डबल, आवेश तो वही है, दोनों की बीच की दूरी डबल हो गया है, मतलब 2R। ये इक्वेशन तो फर्स्ट।
तो अब जो है इस पर बल लगेगा इधर एफ डैश, इस पे बल लगेगा इधर एफ डैश। तो एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ले, अब बाई दूरी का स्क्वायर यानी 4r²। हो गया ऐसा। अब यहां पर एफ डैश देंगे, 1/4 बाहर हो जाएगा, हो गया। और 1 बाई, देखिए 1/4 बाहर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r² हो। और यहां पर इसकी जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट यानी प्रथम समीकरण से ले जाके बैठा दीजिए, तो एफ डैश इज इक्वल 1/4 गुने एफ आ जाएगा। यानी बोल सकते हो कि फोर्स जो है वो 1/4 गुना हो गया है पहले वाला के फोर्स से, यानी चौथाई हो गया, यानी 1/4 हो गया। कब? जब दोनों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया था। हो गया ऐसा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए, दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर प्रावैधुतांक वाले माध्यम में उतने ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों में अनुपात है। यानी बोल रहा है 2 पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, फर्स्ट इन एयर एंड देन इन ए मीडियम विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K. The ratio of forces between the charge in both the cases. दो बातें हैं। पहले एयर की बात किया है, तो यहां पर क्या होगा, एफ एयर होगा जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। ये तो इक्वेशन फर्स्ट होगा। दूसरी बार बोला कि माध्यम में रखना, एफ मीडियम होगा, ठीक है। तो यहां पर एफ मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन के रखाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, Q1 Q2 बाई r² दे दिया गया है। तो ये हो गया किसके लिए, मीडियम के, जिसको ऐसे लिख सकते हैं 1/k बाहर कर, ठीक है, और इनटू 1/k बाहर, तो क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई r²। यही तो है। तो इसकी जो वैल्यू है वो एयर वाला है, तो यहां पर रख दिया मैंने एफ मिड इज इक्वल टू 1/k होगा। इसकी वैल्यू एयर की वैल्यू दे दो, हो गया सर। और यहां से मीडियम वाला इधर जाएगा, तो एयर वाला बाई मीडियम वाला का रेशियो इधर के आ जाएगा, तो के इज इक्वल टू एयर वाला बाई क्या होगा, मीडियम वाला। तो यहां पर जब अनुपात निकालेंगे तो एफ एयर अनुपात एफ मीडियम इज इक्वल टू के अनुपात 1, के अनुपात 1 आ जाएगा। तो यहां से दे दिया गया, तो एफ एयर रेशियो एफ मीडियम इज इक्वल टू के अनुपात 1 आ जाएगा। यानी के अनुपात 1 हो गया, ऐसा दे दिया गया। अब देखिए आगे, दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। Q का मान है, ये चार्ज Q
is placed at the center of the line joining two equal and opposite charges q, the system of charge will be in equilibrium if q is equal to। यानी देखिए दो जो है से यहां पर आवेश लीजिए ए प्लस क्यू, तो सजाती ये है ए प्लस क्यू दे दिया गया। अब देखो दोनों दे दिया गया क्यू, और यहां पर इसके बीच में एक अलग बिंदु आवेश रख, अन्य आवेश जो क्यू, समझ गए। और ये क्या होना चाहिए, सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, साम्यावस्था में होनी चाहिए, यानी सब के सब पर लगने वाला विद्युत बल शून्य होना चाहिए। अच्छा देखिए यदि ये प्लस वाला है, इधर भी प्लस वाला है, तो जो प्रोसेस इसके लिए होगा वही प्रोसेस इसके लिए होगा। तो बीच में रखे हैं तो ये वाला दूरी मान लो x और ये वाला दूरी x, इधर भी x इधर भी x। अब बात रहा कि यदि ये प्लस वाला है, इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c। अब देखिए ये प्लस वाला है a, तो b पर बल लगाए, b पर बल लगाएगा कौन, a लगाया। कैसा लगाएगा, तो रिपल्सन का लगाएगा इधर के तरफ। अब इसको संतुलित में देखना चाहते हैं, तो ये जो तीसरका आवेश C है वही बच रहा, तो वो क्या करना चाहिए, इसको संतुलित में रखेगा। तो यदि प्लस रहेगा तो धक्का देगा उधर ही, तो संतुलित में रह नहीं पाएगा। ये क्या होना चाहिए, माइनस। तब C वाला B वाला को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा, दोनों यदि इक्वल फोर्स होगा ये और ये, तो ये जो है से साम्यावस्था है। तो जब ये साम्यावस्था में हो जाएगा तो वही प्रोसेस तो इस पर भी लगेगा, तो ये भी साम्यावस्था में हो जाएगा। तो दो आवेश तो हो गया, दोनों पर विद्युत बल शून्य हो गया। अब बीच में है ये, तो ये माइनस में है, तो ये प्लस वाला उसको अपने तरफ खींचेगा और ई प्लस वाला अपने तरफ खींचेगा। ये दोनों पेयर देखो, ये दोनों पेयर देखो, दोनों सेम है। तो जितना बल ई इधर से देगा उतना ही बल ई इधर से देगा, क्योंकि जितना आवेश ये है उतना ही आवेश ये है। तो ये बीचवा में तो फंसा हुआ रह जाएगा, साम्यावस्था में रह जाएगा। यानी सभी आवेश को देखिए तो क्या होगा, साम्यावस्था। अब देखो ये तो पक्का पता हो गया कि माइनस क्यू है, ऋणात्मक। चलिए तो ये जो है से साम्यावस्था में होने के लिए शर्त क्या हुआ कि एफ बी ए जो है वो एफ बी सी के बराबर है। तो बी पर कौन दिया, ए दिया, तो बी पर पेयर कैसे बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, दोनों क्यू क्यू है तो क्यू इंटू क्यू, बीच की दूरी ले लो तो एक्स एक्स, तो 2x का होल स्क्वायर हो गया। और इन दोनों की बीच की दूरी ले लो तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन में, यहां पे क्यू क्यू क्या होगा, आकर्षण होगा, तो क्यू क्यू, और बाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर, क्या होगा, क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्यू और ये क्या हो गया, क्यू हो गया, दे दिया गया ऐसा। तो यहां से क्यू बाई 2x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, हो गया ऐसा। तो ये एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्यू कैसा होगा, तो क्यू बाई 4 कितना होगा, तो पहले बता चुके हैं ऋणात्मक होगा। तो क्यू बाई 4 तो है, एक बी है और एक डी है, लेकिन माइनस में आंसर होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन। ठीक है, और यदि
ये जो है से माइनस में होता, यहां पर माइनस दे देता तो माइनस माइनस होता, तो बीचवा में प्लस होता, लेकिन प्लस प्लस। तो ये बात है। अब देखो आगे बढ़ता नेक्स्ट। अब देखिए ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत देखो द्विध्रुव आघूर्ण है ये, आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है, ठीक है। यानी टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट इसका P है और इसको रखा गया है ना, इन इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखिए होता क्या है, सपोज कीजिए कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है, और इसमें एक डाइपोल रख दूं, यदि एक डाइपोल रख दूं जिसका डाइपोल मोमेंट ये P है और यहां पर ये एंगल है थीटा, तो इस पे जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेसिक Pe साइन थीटा। क्या होता है? Pe साइन थीटा। तो यहां पे ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट किसका, P वेक्टर और E वेक्टर का। तो यहां पे हम लोग लगा देंगे टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। थीटा के टर्म में पूछता तो ये वाला जवाब देता, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के टर्म में पूछा है तो P क्रॉस E, यानी P क्रॉस E। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, ठीक है। अब देखो आगे, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है ए स्टेशनरी चार्ज क्रिएट्स। देखो यदि कोई चार्ज है और ये चार्ज अभी रेस्ट में है, यानी क्यू क्या चीज में है, रेस्ट में है, विराम में, स्थिर है, तो यहां पर चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, यानी विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा, मतलब होगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी केवल विद्युत क्षेत्र, ठीक है। आप समझिए, यदि यही विद्युत आवेश Q अपने चारों तरफ क्षेत्र उत्पन्न करेगा, कब? जब ये v वेग से, यानी v कैसा, कांस्टेंट, नियत, नियत है, मतलब त्वरण नहीं है, ना तो त्वरण है ना तो मंदन है, जिसको नियत वेग बोला जाता है। तो इस स्थिति में E जीरो, E डज नॉट इक्वल टू जीरो, B डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो दोनों हो जाता, कब? जब नियत वेग से गति करता और यहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया और चुंबकीय क्षेत्र नहीं। अच्छा एक बात और बता दूं, कभी मान लीजिए पूछ दिया जाए, सपोज कर लीजिए ये बिंदु आवेश है, विद्युत आवेश है, ये अपने चारों तरफ की बात करने वाला हूं, मान लो इसकी जो वेग है v, तो v मान लो चर है, कैसा है, चर है, मतलब बदलने वाला है, जो बदल रहा है, यानी या तो त्वरण हो रहा है या तो मंदन हो रहा है, तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगी, विद्युत क्षेत्र डज नॉट इक्वल टू जी, और चुंबकीय क्षेत्र डज नॉट इक्वल टू, यानी चुंबकीय क्षेत्र भी होगा और प्लस एनर्जी होगा, मतलब ऊर्जा होगा, जिसको साथ में यदि ऐसा हो तो इसको बोला जाता है EMW, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। चलिए ये तो बात हो गई। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत आवेश संभव नहीं है। तो देखिए
Q बराबर हमने पढ़ा है प्लस माइनस एन ई, जहां पे n का वैल्यू 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, यानी हमेशा पूर्ण संख्या हो। चलिए यहां पर यदि हम लोग बात करें ए नंबर में, तो आवेश इतना है, तो ए नंबर में n का वैल्यू तो 1 होगा, इंटीजर नंबर है, पूर्ण संख्या। बी नंबर में हम लोग चले, ठीक है, तो ये क्या होगा, बी नंबर में n का वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा। सी नंबर में इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा, n बराबर 4। और ई देखो 2.3, सी 1.6 में कितना गुना करें, तो 2.3 आएगा, तो पूरा पूरी तो गुना नहीं होगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, यानी भिन्नात्मक आ जाएगा, मतलब पूर्ण संख्या नहीं होगा, तो क्या होगा, नॉट पॉसिबल, यही तो नॉट पॉसिबल। ये सब तो पॉसिबल है, ये सब हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट आगे बढ़ता, देखिए यहां पर दे रखा है 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू, यानी 1 कूलम आवेश के बराबर होता है, यानी 1 कूलम आवेश किसके बराबर होता है, तो यहां पर ESU में है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या तो स्टैट कूलम बोलते हैं, या तो CGS बोलते हैं। तो ये जो देख रहे हो 1 कूलम, ये जो है SI में है, इसको CGS में बदलना है, जो छोटा मात्रक माना जाता है, जो 3 इंटू 10⁹ ESU होता है, जिसको इतना स्टैट, इसको स्टैट कूलम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो यहां पे स्टैट कूलम भी बोलते, ठीक है, तो ये हो गया, यानी इसको, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट। अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए, यदि एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, और उतनी ही दूरी पर निरक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो बताना है यहां, देखिए E2 है तो क्या होगा, यानी इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट लोकेटेड ऑन द axial line of an electric dipole is given and the electric field intensity at the same distance in the equatorial position is E2, then देखिए यहां पर बात ये है कि ये रहा माइनस और ये रहा प्लस की, इसके बाद ये देखो केंद्र रहा, ये हो गया H, जिसकी दूरी हो गई R। जहां पर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये क्या आएगा, E1 आएगा, जो इस दिशा में, और इसी से R दूरी पर हम चले जाएं, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होगा, यानी इधर होगा, E2 हो गया। तो दिशा की बात की जाएगा तो बोलना है विपरीत होगा, लेकिन यहां पे परिमाण में कंपेयर करनी, तो यहां पर देखिए क्या करोगे, अक्ष पर है E1, जो होता है 1/4πε0 2p/r, छोटा सा द्विध्रुव, और निरक्ष पर E2 होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग 1/4πε, और ये होता है p/r की, ठीक है। तो अब यहां से क्या करोगे, तो अब यहां से ये आएगा कि ये देखो इसका ये वाला डबल हो रहा है, क्योंकि 2 मल्टीपल है, तो जिसको बोल सकते हो E1 बराबर
2E2, यानी परिमाण में देखा जाए तो अक्ष पर निरक्ष के दुगना होता है और विपरीत दिशा में होता है। तो अक्ष पर निरक्ष का दुगना, अक्ष पर निरक्ष का दुगना, यानी E1 इज इक्वल टू 2E2, यानी ऑप्शन ए मैच किया। दिशा की बात होती तो विपरीत, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिशा के साथ लिखते तो E1 बराबर -2E2 लिखते, E1 बराबर -2E2। चलिए अब आगे बढ़े। हवा के आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर का मान होता है, यानी द वैल्यू ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन आर ऑफ एयर इज, तो एयर के लिए कितना होता है, तो ये 1 होता है। एयर के लिए कितना होता है, तो 1 होता है। तो याद रखना 1 हो गया। एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1 होता है और लेस इक्वल टू इंफिनिटी होता है। हवा के लिए, एयर के लिए एप्सिलॉन आर तो 1 हुआ। पानी के लिए मतलब जल की बात की जाएगी तो एप्सिलॉन आर 80 होता है। यदि धातु की बात की जाए, धातु की यानी मेटल की, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये याद रखना। रेंज पूछेगा तो 1 से लेके अनंत तक, ठीक है, 1 और अनंत के बीच में, ठीक है। यहां पे नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर ये तो हो गया। आगे नेक्स्ट में है विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। देखिए ये है विद्युत क्षेत्र E, और इसमें यदि जो है से हम प्लस Q रखें तो विद्युत बल इधर होगा क्षेत्र की दिशा में QE, और यही यदि माइनस Q रहेगा तो बल होगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में उतना ही, यानी QE, यानी कितना होगा QE, है ना। लेकिन प्लस पर क्षेत्र की दिशा में, माइनस पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में। आगे 1/4πε0 का मान होता है, यानी देखिए 1/4π, यानी द वैल्यू ऑफ 1/4πε, इसकी वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्योंकि कूलम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस पावर, तो ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वोल्ट पर मीटर मात्रक है, यानी वोल्ट पर मीटर इज यूनिट ऑफ। तो देखिए यहां पे क्या दे रखा है, विद्युत फ्लक्स। तो पहले बारी बारी से किसका मैच करेगा ये निकालना। तो देखिए सबसे पहले विद्युत फ्लक्स होता है यहां पर E A cos थीटा। E का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या तो विद्युत फ्लक्स की मात्रक लिखेंगे, देखिए E के जगह पे होता है वोल्ट पर मीटर, तो ये क्या होगा मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर कट जाएगा तो ये आएगा वोल्ट मीटर, यानी इसका 2 यूनिट हुआ, 2 मात्रक, या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बोलिएगा या तो वोल्ट मीटर बोलिएगा। लेकिन वोल्ट मीटर यहां पर पूछ रहा है, वोल्ट पर मीटर पूछ रहा है, तो इसका नहीं। अब आता है विद्युत विभव। विद्युत विभव का मात्रक इसका होता है वोल्ट, ये भी नहीं होगा। विद्युत धारिता, विद्युत धारिता C इसकी होती है फैराड, ठीक है। तो फैराड, और 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट होता है ना, ये भी नहीं। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की मात्रक, तो विद्युत क्षेत्र की एक फार्मूला होता है फोर्स बाई चार्ज, तो इसका होता है न्यूटन पर कूलम।
और विद्युत क्षेत्र की दूसरा फार्मूला माइनस डीवी बाई डी आर। तो इसका होगा वोल्ट, इसका होगा मीटर, यानी वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर किसका हुआ? विद्युत क्षेत्र का। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स। देखिए ये बंद सतह है, इसके अंदर क्यू आवेश है, ये बंद सतह है, ठीक है। इसकी बात की जाए, ये बंद सतह है, इसके अंदर क्यू आवेश है। तो ये पहले वाले से फ्लक्स लोगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन, दूसरे वाले से लोगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन। दोनों में आवेश सेम है तो फ्लक्स सेम होगा। दोनों की सतह का आकार अलग अलग है तो दोनों का फ्लक्स फिर भी सेम होगा। यानी बंद सतह के अंदर कुल आवेश पर निर्भर करता है। सही बात है, हाँ। बंद सतह के आकृति पर करता तो दोनों का आकृति अलग अलग था, फ्लक्स अलग अलग होता। बंद सतह के आकार पर दोनों का आकार भी अलग अलग है, फ्लक्स अलग होना चाहिए सभी। नहीं तो कौन होगा? बंद सतह के अंदर कुल आवेश पर। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज। देखो विद्युत क्षेत्र कहे या तो विद्युत बल कहे, दोनों संरक्षी है। विद्युत बल भी संरक्षी है और विद्युत क्षेत्र भी संरक्षी है, मतलब कंजर्वेटिव है, यानी ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए एप्सिलॉन नोट विद्युतशीलता की बीमा है, यानी एप्सिलॉन नोट जो विद्युतशीलता है उसकी बीमा है। द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन नोट इज। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के हिसाब से। तो यहां से एप्सिलॉन नोट आ जाएगा, एफ नीचे आ जाएगा, तो 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ऊपर आवेश तो 80 गुने 80, नीचे 4 पाई नहीं होगा, फोर्स एम एल टी पे पावर -2 एल पे पावर 2। एम ऊपर जाएगा -1, L1 L2 ऊपर जाएगा, L पे पावर -3, T ऊपर जाएगा तो T पे पावर 4, A पर पावर 1 1 तो A पे पावर 2 हो गया ऐसा। तो क्या हो जाएगा? यहां से M पे पावर -1, L पे पावर -3, T पर पावर 4, A पर पावर 2, यानी ऑप्शन ए वाला मैच करेगा। नेक्स्ट, अब देखिए एक बिंदु आवेश Q घन के केंद्र पर रखा गया, तो घन के एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स है, यानी ये पॉइंट चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू वन सरफेस ऑफ क्यूब। देखिए एक क्यूब लेना है मुझे, ठीक है। एक क्यूब हो गया, इस क्यूब के सेंटर पे एक बिंदु आवेश रख, ठीक है। तो इस क्यूब के चारों तरफ से बात की जाए तो 6 फेस है, 6 फलक, 6 फेस है। तो टोटल से जो गुजरेगा फ्लक्स वो क्या होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नोट हो। तो मुझे एक सतह से चाहिए, ऐसा ऐसा कितना सतह से पैक है? 6 सतह से। तो 6 सतह से गुजरने वाला क्यू बाई एप्सिलॉन, तो एक से क्या होगा? 5/6 होगा, यानी 5 बराबर क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नोट होगा। 5 निकल गया, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन, यानी क्यू बाई 6 एप्सिलॉन दे दिया गया है। नेक्स्ट, विद्युत फ्लक्स की बीमा है, यानी द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बीमा पूछ रहा, तो फॉर्मूला लगा दो, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा।
तो E के जगह पे क्या लिखो, F/Q, ए होगा cos थीटा। डायमेंशन बैठाना है तो फोर्स का डायमेंशन ml t पे पावर -2, क्षेत्रफल की भी माप l पे पावर 2 है। बाई क्या होगा, cos थीटा। cos थीटा की कोई भी मान नहीं, ठीक है, चार्ज की भी मान क्या दे देंगे, 80 हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, ऊपर लेकर चले जाओ तो m हो गया, L1 L2 l पे पावर 3 हो गया, t ऊपर जाएगा -3 बन जाएगा, a ऊपर जाएगा a पे पावर -1, तो m l पे पावर 3, t पे पावर -3, a पे पावर -1, तो m1 l पे पावर 3, t पे पावर -3, a पे पावर -1, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। डायमेंशन लिख दिया। नेक्स्ट, अब देखो, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात रहा कि यदि हम बताए कि ये -Q है, ये +Q है, यदि अक्ष पर चले तो यहां पर 1/4πε0, और ये क्या आया, छोटा के लिए 2p/r। यही यदि नीरज पे चले तो यहां पर अक्ष पर E1, इस पर E2, जो कितना आया, 1/4πε0 p/r3 आया, यानी E वैरिज 1/r3, E वैरिज 1/r3, यानी E वैरिज 1/r3, यानी कौन सा ऑप्शन, सी नंबर करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जवाब दे दिया गया आपको कि सवाल इतना ही तक कलेक्शन था, जो फर्स्ट चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि इतना सवाल कर लेते हैं तो सवाल बनने की संभावना होगी, अधिकांश सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में फर्स्ट चैप्टर का बन जाए।